जय माता दी दोस्तों, बाप हूँ नौकर नहीं। घनश्याम जी बाहर लॉन में बैठकर रामायण पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी शीला जी धूप में अचार सुखा रही थी। इतने में उनके 10 साल की पोती कुछ किताबें लेकर आई और बोली, दादाजी आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखें। अपनी रामायण को एक तरफ रखते हुए घनश्याम जी ने कहा तो किट्टी बेटी ने उनके हाथ में एक कॉमिक्स बुक थमा दी। देखते ही घनश्याम जी बोले, यह कैसी पुस्तक पढ़ते हो तुम? किट्टी बेटी, कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और यह काले रंग का अजीब सा आदमी कौन है? इसमें दादाजी, यह तो बैटमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटी, कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में? नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए किट्टी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक्स बुक लेकर बाहर भाग गई। घनश्याम जी बड़ी हैरानी से किट्टी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस कथित मॉडर्न ज़माने में पुराने हो चुके हैं। शीला जी, जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हो जी? हमारा ज़माना अलग था और अब का ज़माना अलग है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक घनश्याम जी अपनी कपड़ों की फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा जतिन उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। घनश्याम जी, जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। जतिन अपने पिताजी को बहुत मानता था। कुछ दिनों तक तो जतिन उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब किताब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। घनश्याम जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर जतिन ने जवाब दिया, पिताजी, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए मैं फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से घनश्याम जी को लगने लगा था कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। घनश्याम जी इस सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। घनश्याम जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ सैंडविच लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही घनश्याम जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाई और उसमें खीरे टमाटर लगाकर अंग्रेजी सैंडविच परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको यह नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए उपमा बना लाती हूँ। घनश्याम जी की नाराज़गी को देखकर शीला जी रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में सूजी का उपमा बनाते देखा तो बहू तुरंत आकर बोली, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को यह अंग्रेजी नाश्ता कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए उपमा बनाने आई थी। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन पहले मुझे बच्चों के लिए और उनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए। आप यह सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वह तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की बातें बाहर बैठे घनश्याम जी
जो अखबार पढ़ रहे थे। सुनते ही उनके दिल में तीर सी चुभी और शीला जी भी अपना छोटा सा मुंह लेकर रसोई घर से बाहर आ गई। शीला जी घनश्याम जी को उदास देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो शीला, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो घनश्याम जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनके इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। अपने साथ काम करने वालों को नौकर न समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर हर्ष तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। घनश्याम जी का घर दूसरी मंजिल पर था तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब घनश्याम जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा जतिन उनकी सीट पर बैठा था। जतिन अपने पिता को सामने देखकर चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ कैसे? आपको तो घर पर आराम करना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गए? घनश्याम जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। घनश्याम जी ने इधर उधर देखा। सारी पुरानी मशीन बदलकर जतिन ने नई मशीन लगवा ली थी। पुरानी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बदलकर बिल्कुल नया कर दिया था। इंसानों की जगह मशीनें ज़्यादा दिख रही थी। हैरानी तो इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहाँ पर नहीं था। बेटा जतिन, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि मैं सारी पुरानी मशीन बदलवा कर नई मशीन लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था और अब वर्कर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है और पहले से कम लोगों को रखने से हमें ही फ़ायदा हो रहा है। घनश्याम जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में जतिन ने टोक दिया, बाबूजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वह अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर घनश्याम जी का चेहरा फीका पड़ गया। घनश्याम जी के फैक्ट्री वापस आने का सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। इतना सा मुंह लिए चुपचाप जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। यह सब घनश्याम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने गुस्से में वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय जतिन यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर सन्न रह गए। शीला जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद के लिए ही गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए जतिन अपने कमरे में चला गया। आज आंसू से भरी आंखें लिए दोनों घनश्याम जी और शीला जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर शीला जी ने घनश्याम जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में हाई शुगर की मरीज शीला जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में सब्जियां नहीं पड़ी थी तो सोचा बाजार से कुछ ताज़ा सब्जियां ले आए। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभल ना सकी और सीढ़ियों से
लुढ़कते हुए नीचे आकर गिर गई और बेहोश हो गई। करीब आधे घंटे तक भी जब शीला जी घर वापस नहीं आई तो घनश्याम जी को चिंता सताने लगी। इतने में पड़ोस वाले अरोड़ा जी ने आकर जानकारी दी कि शीला जी नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। उन्होंने अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घनश्याम जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बड़ी बहन रति और बेटी नीलम ने उन्हें संभाला, लेकिन शीला जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक शीला जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन घनश्याम जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से बोझ लगने लगती। आज नाश्ते में फिर से वही अंग्रेजी नाश्ता, सैंडविच लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वह जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर उपमा या पोहा बना देने वाली शीला जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह खीरे टमाटर लगे सैंडविच भी उन्होंने चुपचाप करके खा लिए। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी तो बहू ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर जतिन और उसकी पत्नी हैरान रह गए। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए रति को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी परिवार है। बहू कहने लगी तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ़ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान घनश्याम जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। रति जी भी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखती थी और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो घनश्याम जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वह अपनी पत्नी के जाने का गम भुलाते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना सुहाता नहीं था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। वह अपने पति जतिन को भड़काने लगी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ जी के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रौब जमाती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बैठाकर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर जतिन भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी पार्क गई थी तो जतिन अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ़ है? जी, अब तो बुआ जी के यहाँ रहने से तकलीफ़ तो है बाबूजी। आए दिन आपकी बहू पर हुक्म जमा कर रखती है बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का ज़माना है। एक एक सदस्य से भी बजट में फ़र्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहारा है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी मैं उससे बांट लेता हूँ। वह तो मैं ही हूँ जो कुछ दिन उसे यहाँ रुकने को कहा है, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारी भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो
कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं है। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप नीलम को बुलाए रहते हैं। जब जतिन गुस्से में चिल्लाया तो उसकी बातों ने घनश्याम जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। मैं चाहकर भी जतिन के आगे कुछ ना बोल सका, लेकिन आज एक बात समझ गया था कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते वह नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया और अकेलेपन से ग्रसित घनश्याम जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, शीला, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं खटकता था। इनको उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे बहू को क्या क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता। बहन के जाने के बाद घनश्याम जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में अंग्रेजी सैंडविच बनाने शुरू कर दिए। इस कारण घनश्याम जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी तो घनश्याम जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा, तो बहू ने बेमन से बनाने के लिए हाँ तो कह दिया। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी घनश्याम जी को खिचड़ी ना मिली तो दोबारा याद दिलाने पर बहुत तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं ख़त्म होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूँगी। इतनी बातें सुनते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे घनश्याम जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे। इस घर में अब उनके सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। अब उनका बेटा भी ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था, तो किसी और से क्या गिला करते। सोचने लगे, क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था। भगवान से ना जाने कितनी मन्नत मांगी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। देख रही हो शीला, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई हमारे बेटे ने। कहते हुए घनश्याम जी दुख भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा, तो बाहर की ताज़ा हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनके अपने पुराने मित्र दौलत राम जी से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर घनश्याम जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में घनश्याम जी अपने घर की परेशानियों को भूल ही गए थे। लेकिन जब मित्र ने घनश्याम जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो घनश्याम जी का चेहरा मुरझा गया और आंसू का पैमाना झलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर घनश्याम जी ने अपने दिल का दिल अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीन खरीदी थी, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया,
पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। दौलत राम जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। घनश्याम जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते ही उन्होंने कहा, घनश्याम, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं है, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। उस वक्त उनके मन की घबराहट दूर चली गई और उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें क्या करना है। पार्क से घर लौटे तो थोड़ी देर में अचानक से उनकी बेटी नीलम भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आ गई। घनश्याम जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला तो वह चाय नाश्ते के साथ ब्रेड के सैंडविच बनाकर ले आई। नाश्ते की प्लेट में ब्रेड के सैंडविच देखकर नीलम बोली, बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू एकदम गुस्से से उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो अपने बाबूजी को तो अपने घर ही ले जाओ। बहू की जली कटी बातें सुनकर घनश्याम जी हैरान ही रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहू, बहुत हुआ। घनश्याम जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब चुप नहीं रहेंगे। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह मेरा घर है और मेरे ही घर से निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका बाबूजी? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि जतिन भी घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज़ में बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? अपने बेटे की जोरदार आवाज़ सुनकर आज बाबूजी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले थे। अपने बेटे की आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठा करके जिस घर को खरीदा, उस घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसाकर रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों ने उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आज नीलम आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, इस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो, यह मकान आज भी मेरे नाम है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग और बेटा जी। फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमाकर बैठे हो, उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे आज के आज बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझमें कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूँ। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वह फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर आवाक रह गए। बाबूजी ने आज तक कभी ऐसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर्फ सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में उपमा खाने को मिला और जतिन
बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज घनश्याम जी फैक्ट्री में हैं, अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। कभी कभी हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि जब परिवार वाले इज्जत और मान सम्मान देना भूल जाते हैं तो उनसे करवाना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी। धन्यवाद।